Welcome student, welcome to our class. This is in continuation of our previous class social problem और उसमें मैंने आपको जो है सामाजिक समस्या क्या होती है, सामाजिक समस्या की परिभाषा क्या है उसके बारे में बताया। और मैंने आपको ये बताया था सोशल प्रॉब्लम इज़ अ स्टेट ऑफ फियर, टेंशन, कॉन्फ्लिक्ट एंड एंग्जाइटी. इट ऑल्सो हिंडर्स द फुलफिलमेंट ऑफ अवर नीड. सामाजिक समस्या जो है एक ऐसी स्थिति है जिसमें चिंता, तनाव, संघर्ष, नैराश्य पैदा करती है और एक आवश्यकता की पूर्ति में बाधा डालती है. आगे मैंने आपको उस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोशल प्रॉब्लम्स के बारे में बताया था, जिनमें मैंने आपको वेरियस कैरेक्टरिस्टिक्स है जो इसकी विशेषताएं हैं सामाजिक समस्या, उसके बारे में आपसे चर्चा करी थी. ये कहा था सोशल प्रॉब्लम एंटी सोशल है, वायलेशन ऑफ आइडियल्स है, आपत्तिजनक होती है, अपूर्ण आवश्यकताओं का परिणाम है, आवश्यकताओं की पूर्ति में बाधक है, संघर्ष उत्पन्न करती है, गतिहीनता पैदा करती है और समाज के लिए ये एक खतरा है. इसके साथ साथ सामाजिक समस्या परिवर्तनशील भी होती है, चेंजेबल होती है. ज़रूरी नहीं है आज जो समस्या है वो कल हमारी समस्या रहेगी. फिर मैंने आपको उसमें कुछ डिफरेंट स्कॉलर्स थे, अलग अलग समाजशास्त्री थे, जिन समाजशास्त्रियों ने विशेषता अपने अपने अलग अलग नज़रिए से बताया. फुलर ने जैसे बताया था चेतना, नीति निर्माण और सुधार, अवेयरनेस, पॉलिसी डिटर्मिनेशन एंड रिफॉर्म. जॉन एन गाने ने सामाजिक समस्याओं के प्रकार को बताया था और उन्होंने 2 प्रकार बताए थे, प्रकट सामाजिक समस्या और अप्रकट सामाजिक समस्या. ओवर्ट सोशल प्रॉब्लम एंड कोवर्ट सोशल प्रॉब्लम. ओवर्ट सोशल प्रॉब्लम जो है वो गवर्नमेंट और डिफरेंट एजेंसीज़ जो है वो इसको इरेडिकेट करने के लिए सामूहिक प्रयास होते हैं. जैसे एग्जांपल है पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, क्राइम, पॉपुलेशन. और कोवर्ट जो है सोशल प्रॉब्लम्स हैं वे अप्रकट होती हैं, जिसके लिए इनिशियली शुरुआत के दौर में सरकार या डिफरेंट एजेंसीज़ कोई प्रयास नहीं करती है. बट जब कोवर्ट सामाजिक समस्या ओवर्ट में बदल जाती है, कोवर्ट सामाजिक समस्या धीरे धीरे जब ओवर्ट में बदलती है तो सरकार और डिफरेंट एजेंसीज़, या हम ये कहेंगे जिसके लिए कानून बनता है, नियम बनते हैं और उसको इरेडिकेट या उस समस्या का समाधान करने के लिए प्रयास किया जाता है. जैसे अनटचेबिलिटी, चाइल्ड मैरिज, सती प्रथा, विडो मैरिज. इनिशियली इट वाज नॉट एन, ये प्रकट नहीं थी. और जब प्रकट नहीं थी धीरे धीरे ये प्रकट हुई और उसके बाद इससे रिलेटेड जो भी कानून बने और सरकार ने इससे संबंधित इसको इरेडिकेट करने के लिए लॉ बनाए. फिर हमने बात करी थी इंडिविजुअल एंड सोशल प्रॉब्लम. इंडिविजुअल प्रॉब्लम, व्यक्तिगत समस्या अलग होती है और सामाजिक समस्या अलग होती है. व्यक्तिगत समस्या का संबंध व्यक्ति के उद्देश्य तथा पूर्ति से होता है और सामाजिक संबंध का संबंध संपूर्ण समाज के उद्देश्य और उसकी पूर्ति के लिए से होता है. व्यक्तिगत संबंध जो होते हैं वो एक तरीके से हम अगर कहें तो समाज कल्याण, सामाजिक समस्या एक प्रकार से सामाजिक कल्याण में हस्तक्षेप होता है और व्यक्तिगत समस्या में व्यक्ति का स्वयं का जो है वह हस्तक्षेप होता है. अब जो हमारा आज का जो टॉपिक है, इट वॉज अ ब्रीफ व्हाट आई हैव ऑलरेडी टॉट एंड एक्सप्लेन्ड यू इन डिटेल. पहले जो हमने पढ़ाया था उसके बारे में एक ब्रीफ स्केच मैंने दिया है. और आज का जो हमारा टॉपिक है वो हम बात करते हैं सामाजिक समस्या के कारण क्या है. वैसे तो आपने जब हम सामाजिक समस्या अपने आप में एक बहुत बड़ा इट इज़ अ चैलेंज टू दी सोसाइटी. और जब हम कारण की बात करते हैं तो अब देखते हैं हम इसके 2 कारण हैं. पहला इंडिविजुअल, दूसरा सामाजिक. जैसे इंडिविजुअल प्रॉब्लम है हेरिडेटरी,
जैसे इंडिविजुअल प्रॉब्लम की हम बात करते हैं तो हेरिडिटरी, वंशानुगत और अचीव्ड। सपोज फॉर एग्जांपल आप कहेंगे कैसे ये इंडिविजुअल प्रॉब्लम सोशल प्रॉब्लम हो रही है, तो मैं आपको उसका एग्जांपल देना चाहूँगी। जैसे अगर यदि बात मैं करती हूँ हेरिडिटरी की बात करती हूँ, सपोज़ ऐसे अगर वंशानुगत बहुत सारी फिजिकल एलिमेंट्स हो जाती हैं, है ना, और वो क्योंकि हर व्यक्ति को समाज में एक क्रियाशील सदस्य बनना आवश्यक है, वह समाज के हित में, समाज जब तभी चले जाएगा जब उसका हर व्यक्ति जो है, समाज स्वस्थ तभी रहेगा, या हम ये कहेंगे एंड सोसाइटी जो है तभी सही रह सकती है, या सोसाइटी में रहने वाले लोग तभी सही हो सकते हैं जब ईच एंड एवरी मेंबर ऑफ द सोसाइटी इज़ एक्टिव। सभी व्यक्ति जो है समाज में रहने वाले वो एक्टिव हो, एंड एवरीवन वर्क फॉर द बेनिफिट ऑफ द सोसाइटी। सभी व्यक्ति जो है समाज के हित के लिए, तभी समाज जो है विकास कर सकता है और समाज के लिए आवश्यक है। अदरवाइज डिसऑर्गेनाइजेशन हो जाएगा, केओस हो जाएगा, अराजकता हो जाएगी, और विच इज़ नॉट इन द फेवर ऑफ सोसाइटी। तो एक हेरिडिटरी प्रॉब्लम्स जो भी होती है उनकी वजह से व्यक्ति जो है समाज में, जिसकी वजह से व्यक्ति, वापस से सुनना, डिसऑर्गेनाइजेशन हो जाएगा इफ़ देयर इज़ एनी सॉर्ट ऑफ hereditary problem in the individual, because human being or man is an member of the society। मनुष्य समाज का सदस्य होता है, और यदि वो सदस्य जो है अगर सही नहीं है, कुछ प्रॉब्लम्स है, वंशानुगति क्यों ना हो, अगर वो प्रॉब्लम है तो वो डेफिनेटली समाज को एडवर्सली इफ़ेक्ट करेगा, और जब वो एडवर्सली इफ़ेक्ट करता है तो सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन हो जाता है, और जब सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन होता है, या हम ये कहें समाज में प्रॉब्लम्स आ जाएगी, और समाज में प्रॉब्लम आ जाएगी तो समाज डिसऑर्गेनाइजेशन हो जाएगा, और जब समाज डिसऑर्गेनाइजेशन हो जाएगा विच इज़ नॉट इन द फेवर ऑफ द ह्यूमन सिविलाइजेशन। मनुष्य सभ्यता के लिए जो है ये सही नहीं है। दूसरा, अचीव्ड प्रॉब्लम। कई बार आपने देखा होगा, एग्जाम्पल अगर इसका मैं दूँ तो सबसे इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है सुसाइड। आपने देखा होगा, कई बार आप अखबारों में भी पढ़ते हैं कि सुसाइड हो गया, ये करना चाहता है या ये पाना चाहता था और ये नहीं मिला तो उसने सुसाइड कर लिया, है ना। ये एग्जाम्पल है अरिजीत का, मैं एक सिर्फ एग्जाम्पल दे रही हूँ आपको, वैसे बहुत सारे हो सकते हैं बट आपको एक एग्जाम्पल दे रही हूँ। तो उसमें क्या होता है, सपोज़ अगर व्यक्ति सुसाइड करता है तो दुर्खिम तो कहता है समाजशास्त्री कि सोसाइटी इज़ रिस्पॉन्सिबल, समाज रिस्पॉन्सिबल है अगर कोई व्यक्ति सुसाइड करता है, बिकॉज सोसाइटी इज़ नॉट प्रोवाइडिंग द जॉब, या हम ये कहें समाज जो है मनुष्य, तो समाज में जो है समाज विघटित हो जाता है। फिर हम बात करते हैं यहाँ पर, क्योंकि दुर्खिम ने वेरियस टाइप्स ऑफ सुसाइड की बात करी, उसने सुसाइड की थ्योरी जो है वो दी थी, और कहीं ना कहीं उसने अपनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ सुसाइड में समाज को ही आत्महत्या का जिम्मेदार माना, और उसने कहा इट इज़ अ सोशल फिनोमेना, ये एक सामाजिक प्रघटना है, समाज ही इसके लिए जिम्मेदार है। तो ये अगर, जैसे मैंने आपको अभी कहा है कि अचीव्ड में अगर व्यक्ति, एक एग्जांपल दिया मैंने सुसाइड का, कि जो करना चाहता है और वो नहीं कर पाता है, तो उसके लिए जो है, उसके ज़रूरी नहीं है चलो सुसाइड ही करे। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर वो कुछ पाना चाहता है या कुछ करना चाहता है, या तो समाज में उसके अनुरूप व्यवस्था नहीं हो, या समाज में उसके अनुरूप जो है अपॉर्चुनिटी नहीं मिले, या वो कहीं ना कहीं फेलियर हो उसको पाने के लिए, और उससे हो सकता है उसको मेंटल स्ट्रेस हो। तो जब मेंटल स्ट्रेस होता है तो जो अगर, क्योंकि व्यक्ति का समाज में शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ होना भी समाज के लिए अति आवश्यक है, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द सोसाइटी। तो ऐसी स्थिति में जो है वो इंडिविजुअल जो है कहीं ना कहीं रीज़न बनता है सामाजिक समस्या का,
ठीक है। ये जो बातें हैं हेरिडेटरी एंड अचीव्ड, ये इसका यहाँ तात्पर्य है कि व्यक्ति किस प्रकार से सामाजिक समस्या का कारण बनता है, क्योंकि समाज बनता किससे? संबंधों से। संबंध किनके मध्य पनपते हैं? व्यक्तियों के मध्य। तो व्यक्ति जो है वो किस प्रकार से सामाजिक समस्या का कहीं ना कहीं एक इम्पॉर्टेंट रीज़न बन जाता है। और व्यक्तिगत की बात करें तो ये हेरिडेटरी एंड अचीव्ड, ये दो इम्पॉर्टेंट कारण हैं। फिर हम बात करते हैं सामाजिक व्यवस्था में विरोधाभास। सामाजिक व्यवस्था में विरोधाभास की मतलब यहाँ क्या है कि देयर आर वेरियस सिस्टम्स इन द सोसाइटी। और जब ये जो वेरियस सिस्टम्स हैं समाज में जो व्यवस्था हैं, ये अगर अपने अपने अचीव्ड जो इनके जो डिज़ायर्ड गोल है, उन डिज़ायर्ड गोल को अगर ये नहीं पाते हैं या ये अपने लक्ष्य जो है उनको नहीं तय कर पाते हैं, तो कहीं ना कहीं उनके मध्य जो है एक अव्यवस्था उत्पन्न हो जाती है। और इसकी वजह से जो सामाजिक व्यवस्था है उनमें विरोध उत्पन्न हो जाता है। तो सामाजिक व्यवस्थाओं में विरोधाभास भी जो है वो सामाजिक समस्या का एक कारण है। फिर हम बात करते हैं आर्थिक व्यवस्था में कमियां। यहाँ एक बहुत इम्पॉर्टेंट, ये इवन अगर हम बात करें, कार्ल मार्क्स एक बहुत बड़े अर्थशास्त्री रहे और इन्होंने तो समाज में जो परिवर्तन होते हैं उसमें आर्थिक पक्ष को ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट रीज़न माना है सोशल चेंज का। कैसे कि उन्होंने कहा है कि जो भी रिसोर्सेज होते हैं सोसाइटी में, है ना, उन रिसोर्सेज का असमान बंटवारा का मतलब है किसी के पास तो बहुत सारे रिसोर्सेज हैं और किसी के पास बिल्कुल रिसोर्सेज नहीं है। गरीबों के पास बिल्कुल पैसा नहीं है, अमीरों के पास बहुत पैसा है। तो ये जो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज होते हैं सोसाइटी में, ये भी सामाजिक समस्या का बहुत बड़ा कारण बन जाते हैं। और मैं आपको ये बता दूं कि कार्ल मार्क्स ने जो है वो क्रांति जो यूरोपीय देशों में हुई थी, और कार्ल मार्क्स ने जो है वो ये बताया था कि समाज में अर्थव्यवस्था में असमान वितरण की वजह से, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से संघर्ष होता है और इन संघर्षों की वजह से जो है समाज में परिवर्तन हो जाता है। और जो जैसा कि ये एग्जाम्पल उन्होंने जो है पूंजीवादी समाज से संबंधित जो है वो दिया था। और उन्होंने ये कहा था कि जो फैक्ट्री मालिक्स होते हैं, जो इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं, वो अपने यहाँ काम करने वाले जो मजदूर हैं उनको कम वेतन देते हैं, ज़्यादा घंटे काम करवाते हैं और खुद जो है बहुत ज़्यादा प्रॉफिट लेते हैं। और इसकी वजह से क्या होता है, व्हेन देयर इज़ द सैलरी इज़ लेस, द टाइम इज़ मोर एंड दे गेट वेरी मिनिमम बेनिफिट टू गेट देयर लाइवलीहुड। उनको बहुत कम जो है सुविधाएं दी जाती है अपने जीने के लिए, और इतनी कम सुविधा की वजह से उनका जीवन जो है वो सही तरीके से नहीं चल पाता है। तो उनमें असंतोष उत्पन्न हो जाता है, एक तरह का एजिटेशन हो जाता है। दे स्टार्ट वॉयलेटिंग, या हम ये कहें हम विरोध करने लग जाते हैं। और ऐसी ही विरोध की व्यवस्था में हम अगर ये कहें, हमारे यहाँ जो यूरोपीय समाज की बात कर रही हूँ कि जो एक साम्यवाद, पूंजीवाद खत्म होके साम्यवाद आया, ये इसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल था। और मार्क्स ने तो इसीलिए कहा संसार के सारे मजदूर एक हो जाओ। जब एक होंगे तो उन्होंने जो व्यवस्था थी, उस पूंजीवादी व्यवस्था थी, उस पूंजीवादी व्यवस्था को जो है वो उखाड़ फेंका और साम्यवाद, जिसमें रिसोर्सेस का, समाज में जितने भी साधन उपलब्ध है उनका समान वितरण के पक्ष में रहे, समान वितरण में रहे। और इस समान वितरण की वजह से समाज में एक व्यवस्था बनी रही। फिर हम बात करते हैं धार्मिक जड़ता की, रिलीजियस ऑर्थोडॉक्सी की बात करेंगे। तो यहाँ कई बार क्या होता है कि जैसे मैंने कहा, समाज में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक सभी एस्पेक्ट्स जो है वो सोसाइटी के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं, सभी एस्पेक्ट्स।
और इन्हीं सभी एस्पेक्ट्स की वजह से क्या होता है कि क्योंकि ये नीड है व्यक्ति की, पर्सनैलिटी का डेवलपमेंट तभी होगा तो ये नीड जो है वो व्यक्ति को अगर समय के अनुसार नहीं मिलेगी तो व्यक्ति अपने आप को एक तरह से हम ये कहें कि समाज में सही फील नहीं करेगा, और वो जब वो खुद सही और स्वस्थ फील नहीं करेगा शारीरिक मानसिक वजह से, तो वो समाज के हित में नहीं होगा, और वो समाज के हित के लिए नहीं होगा तो समाज का विकास नहीं होगा, समाज में कन्फर्मिटी नहीं होगी, समाज में कंटिन्यूटी नहीं होगी। जब समाज में कंटिन्यूटी और कन्फर्मिटी नहीं होगी तो जब समाज में कंटिन्यूटी और कन्फर्मिटी नहीं होती है तो इट इज़ नॉट गुड इन द फेवर ऑफ द सोसाइटी। तो वेरियस नीड जो है सोशल, बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल, रिलीजियस, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, ये नीड्स की पूर्ति समाज में होती है, और जब इन आवश्यकताओं की पूर्ति समाज में होती है तो समाज जो है अगर ये बैलेंस्ड बना, नीड्स जो है वो समाज में पूरा, समाज में ही व्यक्ति की ये सारी नीड्स पूरी होती है और व्यक्ति जो है एक स्वस्थ जीवन जीता है शारीरिक मानसिक रूप से, जो कि समाज के हित में होता है। धार्मिक जड़ता में क्या होता है कि धार्मिक जड़ता में जब व्यक्ति जो है जो भी पुराने, अगर सपोज फॉर एग्जांपल मैं अगर एग्जांपल दूँ तो हमारे यहाँ पहले अनटचेबिलिटी जैसी चीज़ थी व्यक्ति, जबकि इनिशियली अगर हम देखें वेद पुराणों में तो ऐसा कुछ नहीं था। समय कालांतर में ये जो है समस्या उत्पन्न हुई जिसमें व्यक्ति को जो है धार्मिक संस्थानों में जो है प्रवेश, व्यक्ति मतलब जो शूद्र होते थे या जो नीचे के स्टेटा के लोग होते थे समाज में, उनको रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस में जो है वो जाने नहीं दिया जाता था, या उनको जो वो रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस में जाने नहीं दिया जाता था, उनको वो जैसा वर्शिप करना चाहते थे वो उनको इतनी आज़ादी नहीं दी जाती थी, तो लोगों ने इस चीज़ का विरोध किया और धीरे धीरे जो है समय के अनुसार आपने देखा होगा कैसे आज़ादी के दौरान जो है महात्मा गांधी ने अस्पृश्यता को हटाया, और हमें आज अगर हम बात करें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में तो राइट टू रिलीजन जो है जिसमें आदमी वर्शिप कर सकता है, किसी भी इंस्टीट्यूशंस में जा सकता है, इसको हमें अधिकार मिला। बट जब तक ये अधिकार नहीं मिला ये एक तरह की सामाजिक समस्या थी। ठीक है, अब नाउ कमिंग टू द लास्ट, राजनीतिक दुष्कार्य। दिस वी विल कंटिन्यू इन अ नेक्स्ट lecture because there is some technical problem in uploading if the time increases. Okay, thank you.